हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट और डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक्स। हम पहला टॉपिक पे आते हैं सीधा। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नए गवर्नर्स को चुना है अलग अलग राज्यों के लिए, कुल मिलाकर 12 स्टेट्स के लिए और 1 यूनियन टेरिटरी के लिए। लाइव मिनट का आर्टिकल आपके सामने, ठीक है। और ये कुछ गवर्नर्स के चेहरे आप बेसिकली 1 लाइनर एग्जाम्स के लिए याद कर सकते हो, अपने अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक हैं, ठीक है। लद्दाख के लिए ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा हैं। इस तरीके से बाकी सारे नाम है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कहीं ना कहीं आप नोट मेकिंग भी अगर कर रहे हो तो नोट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र वगैरह का बड़ा स्टेट है तो रमेश बायस, आंध्र प्रदेश का जस्टिस एस अब्दुल नाजीर। सबका इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मोटा मोटा जो नेम इंपॉर्टेंट है, या तो आप कह सकते हो कि आप अपने स्टेट से अगर बिलोंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसी चीज को दर्शाया गया है यहाँ पे। और अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये कुछ स्टेट्स के नाम है जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अब हम सीधा आते हैं उस टॉपिक पे कि गवर्नर जो है वो पॉलिटिकल हेड माने जाते हैं और जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते हैं गवर्नर और पॉलिटिकल हेड माने जाते हैं। साथ साथ गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 155 और 156 में है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट की जब तक इच्छा होगी तब तक वो रखेंगे, जब वो हटाना चाहेंगे तो वो हटा सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 155, 156 अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर को हटाने के लिए प्रेसिडेंट क्या है कि मतलब बिफोर 5 साल के पहले भी हटा सकते हैं, जो कि हमने देख लिया है। नेक्स्ट आपके सामने आर्टिकल 157 और 158 जो है वो गवर्नर के क्वालिफिकेशंस और टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करता है, ठीक है। तो 157 की गवर्नर के पास में क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए और 158 की क्या टर्म्स ऑफ ऑफिस होना चाहिए गवर्नर का। और क्वालिफिकेशंस आप देखोगे तो भारतीय नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और उनका एज 35 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटेड एज ऑफ 35 इयर्स। गवर्नर कहीं ना कहीं मेंबर नहीं होने चाहिए पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के, यानी कि एमपी या एमएलए गवर्नर नहीं बन सकते हैं। अगर आप हो तो रिजाइन करना होगा। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होता है। अच्छा, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो टर्म है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है? अगर मेंशन है तो बताइए, अगर नहीं मेंशन है तो भी बताइए। बाकी हम कल के क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने पावर्स ऑफ गवर्नर एग्जीक्यूटिव। पहला तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ये हेड होते हैं और ये लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी को चुनते हैं एज चीफ मिनिस्टर। गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं और ये उनका एग्जीक्यूटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर क्या है तो ये एसेंट देते हैं या फिर विथहोल्ड कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल्स पे, ठीक है। या तो वो मंजूरी देंगे या वो नामंजूरी देंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल्स पे। फिर आप आते हैं जुडिशियल पे, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। साथ साथ में वो पार्डन कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं। पार्डन मतलब कंप्लीटली माफ कर देना, रेमिट मतलब कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर होगा वो सेम रहेगा, जो टेन्योर होगा वो कम कर दिया जाएगा। अगर 5 साल का लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब मान के चलिए कि 5 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट है तो वो हो सकता है कि 2 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट हो जाए, रेमिट। और कम्यूट, तो कम्यूट में क्या है कि 5 साल का अगर रिगरस इंप्रिजनमेंट है, सेम एग्जाम्पल, तो कम्यूट में क्या है कि वो कहीं ना कहीं मतलब नॉर्मल इंप्रिजनमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, 1 साल का कर सकते हैं। तो पार्डन में पूरी तरीके से माफ कर देते हैं, रेमिट में कहीं ना कहीं मतलब रिड्यूस कर देते हैं, और कम्यूट में कैरेक्टर चेंज कर देते हैं, और सेंटेंसेस ऑफ अ कन्विक्टेड पर्सन। फाइनेंशियल की बात कर ले तो कोई भी मनी बिल इनके अप्रूवल के बगैर राज्य सरकार के असेंबली में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशंस है मोटा मोटा जजमेंट से, जैसे कि सरकारिया कमीशन, तो गवर्नर जो है वो दूसरे राज्य से चुने जाने चाहिए और वो किसी रूलिंग पार्टी के सदस्य नहीं होने चाहिए, ऐसा सरकारिया कमीशन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नबम रेबिया जजमेंट। तो नबम रेबिया जजमेंट क्या कहता है तो ये कहता है कि गवर्नर का डिस्क्रिप्शन जो है आर्टिकल 163 के तहत वो लिमिटेड होना चाहिए और आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिमिटेड होना चाहिए और मनमानी नहीं होना चाहिए एज पर नबम रेबिया जजमेंट आर्टिकल 163। डिस्क्रिप्शनरी पावर ऑफ गवर्नर से जुड़ा हुआ है। फिर पंची कमीशन, तो ये फिक्स्ड टर्म की बात करता है, 5 साल का गवर्नर्स को, और हटाने का जो हो वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होना चाहिए जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लाया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। तो पंची कमीशन का भी ये रिकमेंडेशंस है। कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सीधा का सीधा मोटा मोटा आपको स्टेटमेंट्स दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा किस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है। जजमेंट से भी आ सकता है और मेंस में आपको लिखने के लिए ये वैल्यूएबल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये पहला टॉपिक था गवर्नर का। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह जाता है। एंड सॉरी अगर वॉइस इशू है, क्योंकि लास्ट 2 to 3 डेज हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉरी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चेन
ब्रेक होता हुआ नजर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी जो है वो सेम ही मिलेगी, ठीक है। तो कोऑपरेट करते हैं थोड़ा सा। पीएम ने इनॉग्रेट किया है 200वां जयंती किसका, महर्षि दयानंद सरस्वती का, न्यू दिल्ली में। तो 200वां बर्थ एनिवर्सरी महर्षि दयानंद सरस्वती का। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम हो, आपको एनिवर्सरी जो है वो सबका पता होना चाहिए, एमिनेंट लीडर्स का, ठीक है। अपना भूल जाओगे चलेगा, लेकिन एमिनेंट का मत भूलना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपके सामने उनका इमेज स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, और ये उनके टेन्योर कुछ है, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था, तो टंकारा गुजरात में है, मूल शंकर के नाम से, ब्राह्मण फैमिली में। और स्वामी विराजानंदा को वो अपना गुरु मानते हैं, विराजानंदा को। अमेरिकन स्पिरिचुअलिस्ट एक हैं एंड्रयू जैक्सन डेविस, उन्होंने महर्षि दयानंद को कहा था सन ऑफ गॉड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सन ऑफ गॉड किसको कहा जाता है, तो स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती। फिर कुछ कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स उन्होंने करा है। जैसे कि उन्होंने हिंदुइज्म में विश्वास रखा है और रिजेक्ट कर दिया कि वर्शिप ऑफ आइडल्स नहीं होना चाहिए, साथ साथ मैन मेड रिचुअलिज्म नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब अपने तरीके से बनाए गए रिचुअल्स अगर हम नया नया जोड़ रहे हैं तो उसके खिलाफ वो थे। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा बैक टू वेदास का कॉल दिया और एस्टैब्लिश किया आर्य समाज 1875 में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सॉरी। आर्य समाज के संस्थापक फाउंडर कौन है, तो ये दयानंद सरस्वती। ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1875। बैक टू वेदास ये भी इन्होंने ही दिया है। और ये पहले हैं जिन्होंने स्वराज एस इंडिया फॉर इंडियन को कहा 1876 में। साथ साथ में शुद्धि मूवमेंट शुरू करा गया, जहाँ पे प्योरिफिकेशन किया गया, जो हिंदुइज्म में वापस से लाए जा सके। जैसे जो लोग अनटचेबल्स थे, जो लोग शूद्र कास्ट के थे, उनको वापस से प्योरीफाई करके कि वो हिंदुइज्म का पार्ट बन सके, ठीक है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में गुरुकुल्स वगैरह एस्टैब्लिश किए, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट बना, और पहला डीएवी हाई स्कूल एस्टैब्लिश किया लाहौर में 1886, जहाँ के हेडमास्टर लाला हंसराज। तो इंपॉर्टेंट है, पहला डीएवी हाई स्कूल 1886 लाहौर में, और लाला हंसराज इसके हेडमास्टर। और कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय, मैडम कामा, ये सारों के साथ इन्होंने बहुत मिलकर के काम किया है। सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि और यजुर्वेद भस्मम। एक्चुअली सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सत्यार्थ प्रकाश किसका पब्लिकेशन है, किसने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्य समाज जो है वो बेसिकली दो तरीके से फाउंड करा गया था, इनफैलिबल अथॉरिटी ऑफ वेदास और मोनोथेइज्म, ठीक है। पहला आर्य समाज हमने देख लिया 1875 मुंबई में, और इसका हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश लाहौर में। और ये एबॉलिशन ऑफ सोशल एविल्स को लेकर के एबॉलिश करना चाहते थे, जैसे कि कास्ट सिस्टम, वेमेन का सब्जुकेशन ना हो, वो सारी बातें। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने मिशन वात्सल्य स्कीम। तो मिशन वात्सल्य जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, भारत सरकार की स्कीम, सॉरी। तो मिशन वात्सल्य जो है वो इंप्रूव करने से जुड़ा हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडीज का फंक्शनिंग। जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनके फंक्शनिंग को इंप्रूव करना। बहुत सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, है ना, NHRC वगैरह, SHRC वगैरह, NCW वगैरह, बहुत सारे हैं। तो उनके स्टैट्यूटरी बॉडीज के फंक्शनिंग को इंप्रूव करना, स्ट्रेंथन करना, सर्विस डिलीवरी सर्विसेज वगैरह, यही सारी बातें हैं। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये आपके सामने मिशन वात्सल्य जो है वो मिशन शक्ति और मिशन पोषण का ही एक पार्ट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्टिव है हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया, हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया। और ये एक सेंसिटिव, सपोर्टिव और सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम की बात करता है कि बच्चों का विकास हो सके, ठीक है, समूचे बच्चों का विकास हो सके। फंडिंग क्या होगा, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब 60-40 का रेशियो, 60 सेंटर का 40 स्टेट्स का। और अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है तो 90-10 का रेशियो रहेगा। और अगर यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है तो वहाँ पे 100% सेंटर ही खर्च उठाएगी। और इसका जो कॉम्पोनेंट्स था वो हमने देख लिया है, मेन यही है, फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज और बाकी सारी बातें। ये स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं प्रमोट भी करेगा ब्रेस्ट फीडिंग और रिड्यूस करने की बात भी कर रहा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो आप कहोगे कि ये तो नहीं आता है, लेकिन हमने देखा कि मिशन शक्ति, मिशन पोषण इसके तहत है, तो ये पॉइंट्स भी इसके तहत ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेबी। तो सेबी जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी क्यों न्यूज़ में है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी से पूछा कि मतलब आप जो हो वो अडानी को लेकर के जो आपने कहा वो उसको मतलब इन शॉर्ट आप वेरिफिकेशन दो, तो इसलिए सेबी न्यूज़ में है। और सेबी क्या है, तो रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज़ और कमोडिटी मार्केट जो है भारत में उसको रेगुलेट करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दायरे में आता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया है
इनिशियली ये नॉन स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव बॉडी था, ठीक है, और बाद में चल करके इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1992 में, आपको दिख रहा होगा, और एक्ट का नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो इनिशियली आप याद रखोगे कि ये नॉन स्टैट्यूटरी है या फिर एग्जीक्यूटिव है, बाद में इसको स्टैट्यूटरी बना दिया गया, ठीक है, इनिशियल से ही स्टैट्यूटरी नहीं है, ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सेबी रेगुलेट करता है भारतीय फाइनेंशियल मार्केट को, ठीक है। सेबी एक क्वाजी लेजिस्लेटिव है, मतलब क्वाजी मतलब अर्ध, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर, ठीक है, और क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है, मतलब जुडिशियल पावर्स भी है उसके पास में, विच कैन ड्राफ्ट रेगुलेशंस, इंक्वायरीज कर सकता है, पेनल्टीज लगा सकता है। हेडक्वार्टर्स आपको पता है मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल, स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और बेसिकली ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए है, हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए है, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो सेबी काफ़ी पावरफुल है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल एक बनाया गया है, सैट, जो कि 3 मेंबर का ट्राइब्यूनल है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे संतुष्ट नहीं होते हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और 2 मेंबर्स ऑफिसर्स फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री सॉरी, और 1 मेंबर आरबीआई से होते हैं। रिमेनिंग जो 5 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये सब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन अभी यही है, माधवी पुरी बुच फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन है सेबी की, माधवी पुरी बुच, इसलिए इंपॉर्टेंट है माधवी पुरी बुच का नाम, कि पहली महिला है जो सेबी की चेयरपर्सन में है। इसके अलावा आपके पास में जो कटआउट है, जैसा कि हमने कहा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी आप लोग फील कर पा रहे होंगे शायद उस एनर्जी को, बट कोई बात नहीं है, आपके करंट अफेयर्स को कहीं ना कहीं वो कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप इस एफर्ट्स को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने जो है इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 3 मंथ से बढ़ चुका है, रिटेल इन्फ्लेशन राइज कर चुका है 3 मंथ का हाईएस्ट अभी तक का 6.52% जनवरी में। तो रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली आप देख सकते हो, आपके सामने वो डेटा नज़र आ रहा होगा। बेसिकली इन्फ्लेशन 2 तरीके से होता है, हेडलाइन और कोर। हेडलाइन जो है वो टोटल इन्फ्लेशन को मापता है इकोनॉमी में, और ये वॉलेटाइल चीज़ों को भी ले लेता है। वॉलेटाइल मतलब कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेट्रोलियम, गैस। अब ये आज इसके दाम गिर भी सकते हैं, कल उठ भी सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना मार्केट पे। अभी अगर प्रोडक्शन बढ़िया होगा तो इनके दाम जो है वो गिर सकते हैं, और अगर प्रोडक्शन खराब होगा तो इनके दाम ऊपर जा सकते हैं। सेम पेट्रोलियम और गैस, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट में कल को कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें ब्लॉक हो सकती हैं, तो इस वजह से ये वॉलेटाइल चीज़ों को भी लेता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आपके सामने कोर इन्फ्लेशन, तो ये फूड और फ्यूल को निकाल देता है। हेडलाइन की तरह ही ये भी है, लेकिन ये फूड और फ्यूल को निकाल देता है, यानी कि वोलेटाइल चीज़ों को ये निकाल देता है, और आपके सामने ये बेटर तरीके से दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको जो पता होना चाहिए वो आरबीआई जो है वो सीपीआई को ही टारगेट करता है, और सीपीआई में भी कोर को टारगेट करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और इसमें भी कोर को टारगेट करता है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और बाकी फर्दर ऐसे ही अपडेट के साथ में आप जुड़ सकते हैं। सॉरी अगेन आई एम सेइंग, लेकिन बाकी आपको बेटर से बेटर कंटेंट हम देने की पूरी कोशिश करेंगे वंस आई रिकवर फुल्ली, और बाकी मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।